डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, दौसा, राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर। 1945 में ब्रूसेल और हार्वर्ड ने इसका इन्वेंशन किया था और इसी कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। एनएमआर टेक्निक जो है वो आईआर और यूवी की तुलना में ऑर्गेनिक कंपाउंड के इल्यूसिडेशन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इंट्रोडक्शन। इस टेक्निक के अंदर न्यूक्लियाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जंप करती है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, और ये एक स्पिन स्टेट जो होती है वो लोअर एनर्जी लेवल की होती है, उससे वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में जाती है। और इसके लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी आईआर और यूवी की तुलना में बहुत कम होती है। और हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सिग्नल की इंटेंसिटी को उसकी फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में, तो ये ग्राफ कहलाता है एनएमआर स्पेक्ट्रम। ये टेक्निक जो है वो किसी भी न्यूक्लियाई को फाइंड आउट करने के लिए काम में ली जा सकती है, जैसे H1, C13, F19, फास्फोरस 31। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी काम में आती है वो है न्यूक्लियर स्पिन। इसको I के द्वारा डिनोट किया जाता है और यह I मास नंबर और एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक हम न्यूक्लियाई लें H1 जो है इसका मास नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर भी ऑड है, तो इसकी न्यूक्लियर स्पिन है हाफ, ये स्पिन एक्टिव है। दूसरी न्यूक्लियाई हम देख रहे हैं C13 जिसका मास नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर इवन है, इसकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट भी हाफ है, ये भी स्पिन एक्टिव है। F19 जिसमें मास नंबर है ऑड, एटॉमिक नंबर है ऑड, इसकी स्पिन स्टेट भी हाफ है। तो ऐसी न्यूक्लियाई जिनकी स्पिन स्टेट हाफ होती है वो स्पिन एक्टिव होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिग्नल देंगी। दूसरी न्यूक्लियाई पर अगर हम देखें तो बोरोन जिसमें मास नंबर 11 है जो ऑड है, एटॉमिक नंबर 5 है जो ऑड है, ये हाफ के इंटीग्रल मल्टीपल्स के अंदर आती हैं, जैसे 3/2 है, इसकी स्पिन भी एक्टिव है। एल्यूमिनियम 27 मास नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर भी ऑड है, 5/2 है, इसकी स्पिन भी एक्टिव है। तो ये सारी स्पिन न्यूक्लियर स्पिन जिसकी वैल्यू हाफ या मल्टीपल ऑफ हाफ में आती है, ये सारी स्पिन एक्टिव होती हैं और ये न्यूक्लियाई एनएमआर में सिग्नल्स देती है। अब कुछ न्यूक्लियाई ऐसे देखें जैसे C12, इसका मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर इवन है, इसकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट 0 है, ये स्पिन इनएक्टिव है, ये एनएमआर में कोई भी सिग्नल नहीं देगी। इसी प्रकार ऑक्सीजन जिसका मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर भी इवन है, इसकी न्यूक्लियर स्पिन 0 है, ये स्पिन भी इनएक्टिव है। तो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 जो है वो कोई भी आपको सिग्नल नहीं देगा एनएमआर के अंदर। इसी तरीके से नाइट्रोजन 14 जिसका मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर ऑड है, इसकी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है 1, ये स्पिन एक्टिव है, सिग्नल देगा, लेकिन ये सिग्नल इतना ब्रॉड होगा कि हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अर्थात हमें उसे इल्यूसिडेशन में कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरीके से H2 जिसका मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर ऑड है, इसकी भी न्यूक्लियर स्पिन 1 है। तो ये दोनों न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर में कोई भी हेल्प नहीं करेंगी, इनकी स्पिन एक्टिव होने के बावजूद भी एक ब्रॉड सा सिग्नल हमें मिलेगा। मोस्टली न्यूक्लियर स्पिन को हम किसी कार्बन पर या किसी भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर कितने प्रोटॉन है उसको ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, और ये प्रोटॉन जो है वो नेचर के अंदर एबंडेंटली अवेलेबल होता है। इसलिए इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, अर्थात प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस या H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो जब भी हम कोई न्यूक्लियस लेते हैं या न्यूक्लियस होता है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है, और इसके घूमने से, इसके घूर्णन करने से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्रिएट होती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है तो न्यूक्लियस एक छोटे से चुंबक की भांति काम करता है। ये जो न्यूक्लियस है ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमता रहता है। इसका घूर्णन कुछ ऐसे ही होता है, प्रिसिशनल ऑफ टॉप, जैसे हमने
बचपन में एक लट्टू को घुमाया है, वह लट्टू कुछ समय तक तो सीधा घूमता रहता है अपनी एक्सिस के चारों तरफ, लेकिन जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है तो वो अपनी एक्सिस से दाएं और बाएं पर मूव कर जाता है और डगमगाने लगता है। ये कहलाता है स्पिन एक्सिस ऑफ द टॉप। ये डायग्राम जो है ये बताता है कि न्यूक्लियस अपनी स्पिन के चारों तरफ घूम रही हैं और एक ये छोटे मैग्नेटिक बार की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब इन न्यूक्लियाई को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये H0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियाई जो है वो दो तरह की स्टेट्स के अंदर अरेंज हो गई हैं। एक स्टेट तो ये है जिसमें न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम है, इसे कहा जाता है अल्फा स्पिन स्टेट। और दूसरा सेट ऐसा है जिसके अंदर इनकी जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायरेक्शन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, इसे बीटा स्पिन स्टेट कहा जाता है। जब न्यूक्लियाई को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो दो स्पिन स्टेट्स क्रिएट हो जाती हैं, अल्फा स्पिन स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। ये हम एक पॉसिबल ओरिएंटेशन है जिसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2i+1, I न्यूक्लियर स्पिन है, 2 into half plus 1 is equal to 2, so you will have the two possible orientation, alpha spin state and beta spin state। जब न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाता है, जिसके लिए हमें डेल्टा ई एनर्जी की जरूरत होती है और ये रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी एनर्जी रीजन की होती है, तो डेल्टा ई कैन बी गिवन बाय गामा एच H0 डिवाइडेड बाय 2 पाई। दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू को हम इसके अंदर यहाँ पर रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलती है और हम कह सकते हैं न्यू इज इक्वल टू गामा H0 अपॉन 2 पाई। यहाँ पे गामा फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज है, H0 है वो अप्लाइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इन गॉस, एंड गामा इज ए न्यूक्लियर कांस्टेंट दैट इज मैग्नेटोगैरेटिक रेशियो। फॉर H1 प्रोटॉन इट इज 26,750। तो जब न्यूक्लियाई अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में जाता है, जिसको हम प्लस हाफ स्पिन स्टेट भी कहते हैं, प्लस हाफ स्पिन स्टेट से माइनस हाफ स्पिन स्टेट में जाता है, तो कुछ समय बाद ये अपनी एनर्जी रिलीज करता है और वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो हमें एक सिग्नल मिलता है। ये तो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस के अगेंस्ट में अगर हम अप्लाइड में फ्रीक्वेंसी के साथ एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक सिग्नल प्राप्त होता है और ये कहलाता है एनएमआर स्पेक्ट्रा। एनएमआर स्पेक्ट्रा जब हमें प्राप्त हो जाता है तो उसमें हमें क्या स्टडी करना होता है, इसको हम देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रा में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें कितने सिग्नल्स आए हैं, यानी जितने तरह के प्रोटॉन्स होते हैं उसमें कंपाउंड में उतने ही तरह के सिग्नल्स आते हैं। इसको हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहते हैं जो सभी एक ही जगह आते हैं, और जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं तो वो अलग अलग जगह पर आते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। दूसरा, उस सिग्नल की पोजीशन क्या है, वो पोजीशन जो है वो उसके एनवायरनमेंट के बारे में बताती है कि प्रोटॉन का एनवायरनमेंट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी से मतलब है वो कितना एरिया कवर करता है, उसकी एरिया के अंदर कितने प्रोटॉन्स आते हैं, वो उसकी प्रोटॉन की काउंटिंग की जा सकती है। और लास्ट में हम इसको देखते हैं इस सिग्नल की स्प्लिटिंग कहाँ पर हुई है। ये स्प्लिटिंग कहलाती है स्पिन स्पिन कपलिंग, which reveals that number of the protons on the neighboring carbon atom, यानी उसके पड़ोस वाले कार्बन एटम के ऊपर जितने भी प्रोटॉन होंगे उससे वो कपल करती है और उसके आधार पर उसमें स्प्लिटिंग होती है। थैंक यू।